आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान पर भाग 1, ठीक है, जो कि CTET पेपर में ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। इसमें बताना आपको निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। तो निरीक्षण नहीं है, प्रयोगीकरण भी नहीं है, बहिर्दर्शन भी नहीं है। इसमें आ जाएगा चौथा, जो कि अंतर्दर्शन, ठीक है, अंतर्दर्शन आ जाएगा। तो वैसे आपको पता होगा, या मैं इसको जो है विस्तृत बता दे रही हूँ। अंतर्दर्शन शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक जो है व्यक्तिनिष्ठ विधि है, जो है, ठीक है। अंतर्दर्शन का अर्थ है आत्मविश्लेषण के माध्यम से स्वयं के व्यवहार का अवलोकन करना। अंतर्दर्शन विधि एक बहुत ही आसान विधि है। यह मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि है। यह विधि बालक की सोच और प्रदर्शन को बेहतर बनाने में उसकी मदद कर सकती है, ठीक है। तो अंतर्दर्शन मतलब आप समझ गए होंगे। और निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन। अब आप नहीं भूलेंगे। अगला प्रश्न है, एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो पूरा ये चारों विकल्प मैं नहीं पढ़ूंगी, जो विकल्प इसमें सही है वो पढ़ूंगी और उसको विस्तृत रूप से मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत मतलब एल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अवलोकन, नकल और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं। समाज द्वारा स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को अपनाना तथा वर्जित व्यवहार को नकारना ही सामाजिक अधिगम है। समझ में आ गया होगा आपको। अगला है, अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है? अधिगम में पठार किस कारण से बनता है? तो ये सभी को पता होगा, थकान द्वारा बनता है। थकान के कारण बनता है। पठार सीखने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं तथा सीखने वाले के समय को नष्ट करते हैं। उचित अभ्यास, आदत परिवर्तन, उचित अभिप्रेरणा प्रदान करना, सीखने की उचित विधि, पाठ्य सामग्री का संगठन और शिक्षण विधि में परिवर्तन पठार के निराकरण के उपाय। समझ में आया? तो इसलिए यहाँ हो जाएगा थकान द्वारा। अगला है, दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है? किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है, ये आपको बताना है। तो सृजनात्मकता को नहीं, अधिगम अंतरण को, अधिगम अंतरण को। अब अधिगम अंतरण क्या है पता होगा आपको। अधिगम अंतरण को मापने हेतु प्रयुक्त दर्पण चित्र परीक्षण एक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन है जिसका उपयोग सीखने की दर, हाथ आँख के समन्वय और न्यूरोसाइकोलॉजिकल क्षति को मापने के लिए किया जाता है। समझ में आया? उसको कहते हैं अधिगम अंतरण को। अगला प्रश्न देखिए, क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में है और प्रयुक्त होता है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो अभी क्षमता नहीं, ये है व्यक्तित्व। अब व्यक्तित्व के बारे में आपको पता होगा। व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व के मापन में प्रयुक्त होता है क्या? क्लाउड पिक्चर परीक्षण। यह परीक्षण एक मानस भित्ति संबंधी परीक्षण है। यह परीक्षण क्या है? विलियम सेस्टर्न ने दिया है। यह तृष्णा उद्दीपक है जो रोसी श्रृंखला की हानि से बचती है, ठीक। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? अब ये तो बुद्धि लब्धि आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। इसको आपको पेन कापी लेकर के आप निकालिएगा, मैं आंसर बता दूंगी। यहाँ है 140, 160, 135, 150। अब इसमें से सही क्या होगा? कौन सा आंसर सही होगा? इसमें सही होगा दूसरा, 160। कैसे? जैसे 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि 160 है। तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु फिर वास्तविक आयु गुणे 100,
बराबर 8/5 8/5 गुणे 100। तो क्या आ जाएगा, बुद्धि लब्धि यहाँ 160 हो जाएगा। ठीक है, अगला है, इनमें से कौन सा IQ स्तर मंदबुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग IQ स्तर कहलाता है। 7वां प्रश्न, IQ स्तर कहलाता है। तो यहाँ सही हो जाएगा आपका, पहले आंसर देख लीजिए, 36 49। ठीक है, 36 और 49 सही है, ये सब नहीं है। इसमें जैसे मंद बुद्धि के बालकों का प्रशिक्षण योग IQ स्तर ये कहलाता है, आपको पता ही है। अब मंदता के स्तर, जैसे हल्की मंदता और मंदता की बुद्धि लब्धि सीमा क्या है, 50 से 70। और शिक्षण क्या है, शिक्षणीय मंदी बालक, इसको मंद बालक बोलेंगे शिक्षा में। फिर गंभीर मंदता है 20 से 35। और ये क्या हो जाएगा, इनके शिक्षण में क्या उपयोग किया जाएगा, अभिरक्षा मंद बुद्धि बालक कहा जाएगा। फिर गहन मंदता है, ये 20 से कम होते हैं। ठीक है, इसमें अभिरक्षा मंद बुद्धि बालक ये भी कहा जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रोसा इंक ब्लांट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। किसके मापन हेतु किया जाता है, रुचि, बुद्धि, अभिक्षमता की व्यक्तित्व। ठीक है, तो ये सब नहीं है, इसमें व्यक्तित्व है। अब ये जो है व्यक्तित्व के मापन हेतु यहाँ पूछा गया है। ठीक है, अब किसके मापन हेतु है, तो यहाँ व्यक्तित्व के मापन हेतु किया जाता है। रोसा ने अपने परीक्षण में 10 कार्ड के साथ व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण किया। इस कार्ड के माध्यम से रोसा स्याही धब्बा परीक्षण किया जाता है। इसके आधार पर व्यक्ति जो भी क्रिया करता है, जो भी काम करता है, मतलब उसका आकलन करके व्यक्तित्व का सही आकलन किया जा सकता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, यह विस्मृत का कारण नहीं है। क्या नहीं है, मानसिक द्वंद्व, स्मरण करने की इच्छा, सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ, सीखने में कमी। क्या नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो स्मरण रखने की इच्छा, यह विस्मृत का कारण नहीं है। स्मरण करने की इच्छा। ठीक है, और ये सब है। अगला प्रश्न है, जैसे स्मरण करने की इच्छा विस्मृति का कारण नहीं है, विस्मरण से तात्पर्य स्मरण की विफलता से। जब व्यक्ति अपने भूतकाल के अनुभवों को चेतन में लाने से असफल हो जाता है, तब उसे विस्मृत कहते हैं। ठीक है, यहाँ नहीं पूछा गया तो इसलिए स्मरण करने की इच्छा ये नहीं है, और ये सब है। अगला है, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त के एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, वो क्या कहलाता है, ये पूछा गया है। ज्यामितीय गणित संभाव्यता नहीं, ये सब नहीं है, सांख्यिकी कहलाता है। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, मतलब विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, उसे सांख्यिकी कहलाती है। सांख्यिकी समाज के तथ्यों के बारे में निश्चित और सटीक व्याख्या प्रस्तुत करने में सहायक होती है। इसकी सहायता से शोधकर्ता भूतकालीन और वर्तमान के तथ्यों के आधार पर भविष्य का पूर्वानुमान कर पाने में सक्षम हो जाता है। समझ में आया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन शेष से भिन्न है। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। रैवेन का परीक्षण, कि 16 PF TAT ड्रॉ ए मैन परीक्षण, नहीं ये सब भी नहीं है, ये है रैवेन का परीक्षण। अब कैसे, रैवेन का परीक्षण बुद्धि के परीक्षण से संबंधित है, जबकि 16 PF ड्रॉ ए मैन परीक्षण तथा TAT का संबंध व्यक्तित्व से संबंधित है। समझ में आया। अगर व्यक्तित्व से संबंधित पूछा जाएगा तब ये तीनों सही होंगे, दूसरा और तीसरा और चौथा। और यहाँ पूछा जा रहा है निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। ठीक है, तो रैवेन का परीक्षण सही रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का मध्यांक है। क्या मध्यांक है, 10 है कि 9 है कि 9.5 है कि 8 है, क्या है इसमें ये बताना है आपको। ठीक है, तो इसमें सही होगा 9.5
5। ठीक है, ये इसका सही हो जाएगा। अब अगला चलते हैं, इसको आपको लगाना पड़ेगा। अगला है सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन क्या है। इसमें नहीं, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किसने किया है ये बताना है। हेगार्टी ने? नहीं। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने? हाँ, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया है। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने किया है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। क्या संबंध होता है ये बताना है। तो इसको मैं बता दूंगी विस्तार से, क्योंकि ये भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो यहाँ दिया, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। किससे होता है? संवेग का संबंध होता है। ठीक है, ये सब नहीं है। और कैसे होता है? प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संवेग का संबंध होता है, ये मैकडूगल के अनुसार है। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताए, तब प्रत्येक से जुड़ा एक संवेग बताया गया है। अब मूल प्रवृत्तियाँ 14 मैं पढ़ दे रही हूँ जिससे आपको याद रहे। मूल प्रवृत्तियाँ हैं पलायन, और फिर संबंधित संवेग क्या है? पलायन का भय। युत्सा संबंधित वेग है इसका क्रोध। निवृत्ति का संबंधित संवेग है घृणा। जिज्ञासा का आश्चर्य। शिशुरक्षा का वात्सल्य। शरणागति का विषाद। रचनात्मक का संरचनात्मक भावना। संचय प्रवृत्ति का स्वामित्व की भावना। ठीक है, अब 9वां है सामूहिकता। सामूहिकता का संबंधित संवेग है एकाकीपन। काम का कामुकता। आत्मगौरव का श्रेष्ठता की भावना। दैन्य का आत्महीनता। भोजन अन्वेषण का भूख। हास का आमोद। तो ये 14 जो है मूल प्रवृत्तियां बताई गई हैं मैकडूगल के अनुसार। अब अगला चलते हैं, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। ठीक है, इसमें कौन सा सही होगा? बटरनहाल ने? नहीं, इसमें है सोनेल ने। नहीं, मैं गलत देख रही हूँ। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना कहलाता है, तो अभिप्रेरणा? नहीं, इसमें है प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक है, इसमें प्रत्यक्ष ज्ञान है। अगला प्रश्न चलते हैं। अब प्रत्यक्ष ज्ञान तो ये समझ में आ ही गया होगा आपको। जैसे इसमें क्या है, अपने वातावरण के बारे में इंद्रियों द्वारा मिली जानकारी को संगठित करके उससे ज्ञान और अपनी स्थिति के बारे में जागरूकता प्राप्त करने की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। अब प्रत्यक्ष ज्ञान तंत्रिका तंत्र में संकेतों के प्रवाह से पैदा होती है, और यह संकेत स्वयं इंद्रियों पर होने वाले किसी प्रभाव से पैदा होती है। तो यहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान सही हो जाएगा। अगला है, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? बटरनहाल ने? नहीं। सोनेल ने? नहीं। गोडेर ने? नहीं। ये दिया है सिरिल बर्ट ने। ठीक है, सिरिल बर्ट ने दिया है। जैसे पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा सिरिल बर्ट ने दी थी। सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़ा बालक वह है जो अपने विद्यालय जीवन के मध्य में अपनी कक्षा से नीचे का कार्य न कर सके, जो उसकी आयु के लिए सामान्य कार्य है। सिरिल बर्ट के अनुसार वह बालक पिछड़ा बालक है जिसकी निष्पत्ति लब्धि 85 से कम है। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? वस्तुनिष्ठता, वैधता, अभिक्षमता, विश्वसनीयता। तो इसमें जो है भिन्न पूछा गया है, तो यहाँ है अभिक्षमता। आंसर सही हो जाएगा। उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है तो अभिक्षमता हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा अगर सभी के बारे में बताने लगेंगे तो। ठीक है, इसलिए जो मुझे लगेगा बहुत कठिन होगा वही बताऊंगी। ठीक, अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? यहाँ नहीं पूछा जा रहा है। प्रत्यागमन का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, एक तत्व का सिद्धांत, बहुतत्व का सिद्धांत। यहाँ कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो ये प्रत्यागमन का सिद्धांत नहीं है और तीनों है। ठीक, अब प्रत्यागमन क्या है?
प्रत्यागमन का नियम सोरेनसन ने दिया है। उन्होंने बताया कि माता पिता के वितरित गुण भी बालक में उत्पन्न होते हैं, अर्थात इसके अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चों में कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति और बहुत निम्न कोटि के माता पिता के बच्चों में अधिक प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति होती है। इसे क्या कहते हैं? इसे ही प्रत्यागमन कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? लार ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो यहाँ नहीं पूछा गया, ठीक है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, क्या है? लार ग्रंथि। नहीं में ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक। ये जो है और पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि है। अब ये क्यों नहीं है? जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नलिका युक्त होती हैं, इनसे एंजाइम का स्राव होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन होती है, इसे विभिन्न हार्मोन का स्रवणक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है, क्या है इसमें? तो पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। जैसे पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने व उसमें विभेद करने लगता है। इस दौरान उसमें भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है किसमें? सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। चूहे और बिल्लियों में, केवल कलाकारों में, केवल मनुष्यों में पाई जाती है। तो यहाँ पूछा जा रहा है ना, तो सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता यही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में सम्मिलित है। अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 26 में, अनुच्छेद 21 में। अब आप बताइए कब है, ठीक। तो इसमें आप जान लीजिए अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 21A में है, अनुच्छेद 21A में है, ठीक है। ये जो है सम्मिलित किया गया था, इसके लिए वर्ष 2002 में संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया था। अगला है, क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? गोलकाय नहीं, सुडोलकाय नहीं, लंबकाय। आपको क्या लगा कि नहीं है? नहीं है, ये आपको देखना है। यहाँ क्या दिया गया है? नहीं तो ऐसे गलती हो जाती है। क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? तो यहाँ जो है गोलकाय भी है, लंबकाय भी है, सुडोलकाय भी है, इसलिए यहाँ चौथा सही हो जाएगा, ये सभी। अगला है, TET का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? ये किसका मापन है ये बताना है, ठीक है। अभिवृत्ति का, अभिक्षमता का, मूल्य का, बौद्धिक क्षमता का। तो यहाँ अभिवृत्ति का, मूल्य का नहीं है, बौद्धिक क्षमता का भी नहीं, अभिक्षमता का है। अब इसमें क्या है, TET को भारत सरकार द्वारा शिक्षण के मानकों में सुधार के लिए सम्मिलित किया गया था। यह भारत में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित किया जाता है। आ गया होगा पता। संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? अभिप्रेरणा की, स्मृति की, अधिगम की, सृजनात्मकता की। तो ये स्मृति की है, ठीक है, स्मृति की। अब इसमें इस सिद्धांत के अनुसार स्मृति दीर्घकालिक में दिनों, हफ्तों, महीनों और वर्षों में स्थिर हो जाती है, इसलिए यहाँ सही हो जाएगा स्मृति की। अगला है, निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक, यहाँ पूछा गया कारक क्या है ये बताना है। खेल तथा व्यायाम, वातावरण, वंशानुक्रम। हाँ, खेल तथा व्यायाम भी है, वंशानुक्रम भी आएगा, वातावरण भी आएगा, तो इसलिए ये सभी सही हो जाएगा। अब इसमें बताना ही नहीं है तो सभी को पता होगा।
खेल तथा व्यायाम वातावरण तथा वंशानुक्रम शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। शारीरिक विकास का स्वरूप सभी बच्चों में सामान्य होते हुए भी इसमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। यह विविधता अलग अलग देशों के निवासियों में अलग अलग पाई जाती है। बालक का शारीरिक विकास हार्मोन से संबंधित होता है। अब अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें निम्नलिखित में से कौन सा है? वास्तविक आयु पहला है, या वास्तविक आयु मानसिक आयु, या मानसिक आयु वास्तविक आयु, या मानसिक आयु वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, तो इसमें सही जो होगा, ये सब तो तीनों गलत हैं। ठीक है, इसमें सही जो होगा मानसिक आयु बटे गुणे 100, ये सही हो जाएगा। अगला है, विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है? विचारात्मक वुडवर्थ ने, राश ने, डीवी ने, ड्रेवर ने। तो इसको डीवी ने किया है। ठीक है, यहाँ ये सही हो जाएगा। जॉन डीवी के अनुसार मनुष्य विचारात्मक चिंतन के द्वारा किसी लक्ष्य की प्राप्ति या समस्या का समाधान खोज पाता है, और सही बात भी है। इसमें विचारों एवं तर्कों को एक क्रम में स्थापित करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं जो व्यवहारिक एवं सामाजिक होते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, विचारात्मक चिंतन की चर्चा किसने की थी? डीवी ने। अगला प्रश्न है, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें सामान्यीकरण सम्मिलित है, कल्पना भी है, नहीं कल्पना नहीं है। तो यहाँ सही हो जाएगा, सामान्यीकरण है, प्रयोग है, अवलोकन है, कल्पना नहीं है। पूछा जा रहा कौन सम्मिलित नहीं, तो कल्पना नहीं सम्मिलित है। ठीक है, अगला है, सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना है। धारणा है, स्मरण है, चिंतन है, विस्मरण है, ये बताना है आपको। तो यहाँ सही क्यों क्या हो रहा है? विस्मरण है। कैसे? जैसे सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना विस्मरण कहलाता है। जिस प्रकार से जीवन को उपयोगी तथा सुखी बनाने के लिए स्मृति आवश्यक है, उसी प्रकार हमारे जीवन में विस्मृति की भी उपयोगिता बहुत महत्व रखता है। ठीक है, तो ये जो है मनोविज्ञान के जो प्रश्न थे ये हो गए। अब मैं आपको भाग 1 शिक्षण मनोविज्ञान का हुआ प्रश्न। अब मैं आपको भाग 2 भाषा 1 हिंदी के कुछ प्रश्न करवाएंगे, जो कि ये बहुत ही ये भी महत्वपूर्ण है। तो पंकज में कौन सा समास है? वैसे पता होगा सभी को, इसको तो बताने की ज़रूरत है नहीं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो पंकज में बहुब्रीहि समास है। इसका समास विग्रह क्या है? जो पंक कीचड़ से उत्पन्न हो। जिस समास में कोई पद प्रधान न होकर दिए गए पदों में किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, या अपने पदों से भिन्न किसी विशेष संज्ञा का विशेषण है, उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ सही हो जाएगा तीसरा। पंकज में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह कहा जाता है, किसे कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को नहीं, महाप्राण को नहीं। इसको कहा जाता है अनुस्वार एवं विसर्ग को। अयोगवाह अनुस्वार एवं विसर्ग को कहा जाता है। अयोगवाह उन ध्वनियों को कहते हैं जो ना तो स्वर होती है और ना ही व्यंजन। अनुस्वार, विसर्ग व अनुनासिक अयोगवाहक ध्वनि है। अयोगवाह क्या है? अयोगवाह ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है, एक ओर अजगरहि लख एक ओर मिगराय, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस है। इसमें कौन सा रस है ये बताना है। तो इसमें भयानक रस है। ठीक है, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? तो ये संप्रदान कर्म नहीं करता, ये भी नहीं। इसमें कर्ण, ठीक है, इसमें कर्ण होती है। अगला प्रश्न है, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है? द्विकर्मक क्रिया नहीं, प्रेरणार्थक क्रिया नहीं, संयुक्त क्रिया ये भी नहीं है। ये पूर्वकालिक क्रिया है।
अब इसको मैं बता दे रही हूँ। नहाकर एक पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। कर्ता नहाकर क्रिया संपन्न करके भोजन करने वाली क्रिया में लगभग है। पूर्वकालिक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें मुख्य क्रिया से पहले कर्ता एक क्रिया समाप्त कर लेता है, अर्थात कर्ता एक क्रिया समाप्त करके तुरंत दूसरी क्रिया को करता है। कर्ता द्वारा की जा रही पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ सही हो गया ना, पूर्वकालिक क्रिया। अगला है सूफी संतों की शैली है। सूफी संतों की शैली क्या है? गज़ल नहीं, तजुर्मा नहीं, मर्शिया ये भी नहीं, मशनवी है। जिस रचना के प्रारंभ में ईस, वंदना, पैगंबर की स्तुति की जाती है वो मशनवी शैली कहलाती है। आ गया होगा समझ में। गुड़िया के भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन हैं? गुड़िया के भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन से हैं? प्रभा खेतान नहीं, उषा प्रेमवदा ये भी नहीं, ये भी नहीं, मैत्री पुष्पा है। यह मैत्री पुष्पा की आत्मकथा है, गुड़िया के भीतर गुड़िया के। इसके अतिरिक्त कस्तूरी, कुंडल बसे भी इनकी एक और आत्मकथा है। बेतवा बहती रहे, इदनमन, चाक, झूला, नट, अलमा कबूतरी, आंगन पाखी, विजन, कही ईश्वरी फाग आदि मैत्री पुष्पा की रचनाएं हैं। अब 100 वजान एक सुजान के रचनाकार का नाम है, ये बताना है। बाल मुकुंद गुप्त नहीं, ये बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? राम घाट नहीं, मणिकर्णिका घाट ये भी नहीं, 80 घाट पर हुआ था। ये तो सभी को वैसे पता होगा। ठीक है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला है भक्तमाल के रचनाकार हैं, कौन हैं? विष्णुदास नहीं, केशवदास ये भी नहीं, सुंदरदास ये भी नहीं, नाभादास जी हैं भक्तमाल के रचनाकार। कौन सा वाक्य शुद्ध है? गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, वृक्षों पर कोयल कूक रही, खेतों में लंबे लंबे घास उगाए। नहीं, वाक्य शुद्ध पूछा जा रहा है। तो ठीक है, तो ये तीनों नहीं हैं। वाक्य शुद्ध ये होगा, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। अब दूसरे का भी बता दे रही हूं। परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। परशुराम की क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। ये दिया ना, परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। तो यहाँ क्या होगा? परशुराम की क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। ठीक है। वृक्षों पर कोयल कूक रही, वृक्ष पर कोयल कूक रहा है, वृक्ष पर कोयल कूक रही है। कूक रहा है सही होगा, रही है नहीं। फिर खेतों में लंबी लंबी घास उगाई। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया, इसमें शुद्ध हुआ, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? इसे बराबर ही पूछा जाता है, पता होगा सभी को। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है। कानन का पर्यायवाची शब्द है। कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है? वन है। ठीक, कैसे? कानन के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे अरण्य, जंगल, कांतार, विपिन। और अन्य विकल्पों के पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे पुष्प, सुमन, फूल, कुसुम आदि। विहिप विश्व हिंदू परिषद को कहते हैं। ठीक है, तो अगला चलते, जो विहिप है वो उसको कहते हैं विश्व क्या कहते हैं उसको? विश्व हिंदू परिषद को कहते हैं। और पुष्प के क्या थे? सुमन, फूल, कुसुम आदि। तो आगे चलते हैं, वाक्य विग्रह का अर्थ। वाक्य विग्रह का अर्थ बताना है। वाक्य खंडों को अलग करके उनका संबंध बताना। हाँ, यही सही है, ये सब नहीं है। अगला है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इसमें क्या है? इसमें होगा असंगति अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार, विभावना अलंकार। तो इसमें जाएगा विभावना अलंकार। ठीक है, जैसे जहाँ कारण न होने पर भी कार्य का होना पाया जाता, वहाँ विभावना अलंकार होता है। ठीक, जैसे बिना पैर के चलना, बिना कान के सुनना, बिना हाथ के कार्य करना, ये सभी कारण के बिना ही कार्य कर रहे हैं, इसलिए विभावना अलंकार सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वाचन शिक्षण की विधि नहीं है?
शिक्षण की विधि नहीं है। व्याख्या विधि, अनुध्वनि विधि, ध्वनि साम्य विधि, संवेद पाठ विधि। तो यहाँ होगा वाचन शिक्षण की विधि नहीं है तो व्याख्या विधि, और सब है, संवेद पाठ विधि भी है, ध्वनि साम्य विधि भी है, अनुध्वनि विधि यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, व्याख्या विधि। अगला है अभिवृत्ति संप्रत्यय क्या है। अभिवृत्ति संप्रत्यय क्या है। संज्ञापरक संप्रत्यय, हाँ ये भी सही है। क्रियापरक संप्रत्यय ये भी सही, भावात्मक संप्रत्यय ये भी सही, इसलिए यहाँ उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला है हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है। ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी ने लिखा है। ठीक है, सभी को पता होगा, ये बराबर पूछा जाता है हिंदी की कोई भी एग्जाम हो। बिरहनी बावरी सी भई ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई ले अचरा मुख हंसुअन पोंछत उघरे घात सही, किसकी पंक्ति है। ये किसकी पंक्ति है। झीमा चारड़ी नहीं दयाबाई ये भी नहीं, ये मीराबाई की पंक्ति है। समझ में आया। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला पत्र है। हिंदी का पहला पत्र कौन है। बनारस अखबार, इतिहास, तिमिर नाशक, हरिश्चंद्र मैगजीन नहीं, ये हिंदी का पहला पत्र है उदंत मार्तंड। ठीक है, जो भारत में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी भाषा का समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। यह 30 मई 1826 को कलकत्ता में एक साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में शुरू किया गया था। ठीक है, सुई का तत्सम रूप क्या है। सुई का तत्सम रूप क्या है। सलाई, सूची, सुज्जा नहीं, सूची, सूची है सुई का तत्सम रूप। जैसे जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, और सुई का तत्सम रूप सूची है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूँगी, और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और बहुत काम का वीडियो होगा CTET के लिए। ठीक है, और हिंदी का तो ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक, तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूँगी। कैसा लगा आप बताइएगा, सब्सक्राइब लाइक करिएगा। धन्यवाद।